अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है मुक़द्दर नावल का पार्ट 20। लीजिए सुनते रहिए, कहानी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आपकी इस मोहब्बत और एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त खुद को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा हूँ। वैसे तुम्हारी साफ गवाही ने मुझे फ़िक्र में मुब्तला कर दिया। इसने ताज्जुब से पूछा, आप किस फ़िक्र में मुब्तला हो गए हैं? ऐनी मेरी बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी बहन है। इसे ज़िंदगी में कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला। इसके आसपास जितने भी हैं सब फरेबी हैं और अब वो एक सच्चे और बेघर साथी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसे मायूसी मिलेगी। पाशा ने सर झुका लिया। इसने पूछा, एक बात बताओ, मेरी ऐनी खूबसूरत नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी हैं, हर पहलू से मोहब्बत किए जाने के काबिल हैं। तो भी तुम्हारे दिल में इसके लिए मोहब्बत क्यों नहीं है? वो इधर उधर देखने लगा, कुछ कहते हुए हिचकिचाने लगा। ज़ीशान ने पूछा, देखो तुम्हारे दिल में जो कुछ है मुझसे ना छुपाओ, साफ साफ कहो, क्या किसी और को चाहते हो? इसने हाँ के अंदाज में सवाल लाया। ज़ीशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो मेरी ऐनी के लिए बहुत बुरा हुआ है। अगर इसे प्यार के जवाब में प्यार ना मिला तो बिल्कुल ही टूट जाएगी। वो बचपन ही से झूठ और फरेब के चेहरे देखती आ रही है। अब इसे एक ऐसी शख्सियत मिल रही थी वो अपना सकती है, मगर अपना नहीं सकेगी। तुम इसके लिए क्या ख्वाब व ख्याल बनकर रह जाओगे और वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं ऐनी को समझाऊंगा, आप भी समझाएंगे, उरूज भी समझाएगी, तो रफ्ता रफ्ता समझ लेगी। ज़ीशान ने अपनी जगह से उठकर टहलने के अंदाज में बोला, अक्सर सोचता था कि अपनी बहन के लिए किसी तरह सच्ची खुशियाँ फराहम कर सकता हूँ, क्योंकि दौलत से इसे सिर्फ झूठ ही झूठ मिल रहा है। मैं इसकी खुशियों की खातिर तुम्हें ख़रीद नहीं सकता और कोई बिकने वाले इंसान नहीं हो। फिर भी पूछता हूँ, क्या कोशिश करो तो ऐनी से मोहब्बत नहीं कर सकोगे? एक मोहब्बत ही ऐसा जज्बा है जो अपने अख्तियार में नहीं होता है। ये जज्बे बेअख्तियार किसी की तरफ ले जाता है और बिलावजह ले जाता है तो वापसी का रास्ता बिल्कुल ही मिटा देता है। ज़ीशान ने पाशा को देखा। इसका चेहरा इसकी बातों, इसके इरादे से बता रहे थे कि अपनी मोहब्बत में बहुत ही पुरएतमाद, मुस्तहकिम और पुरज़म है। इसके सामने मेज़ पर ऐनी का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। वो बोला, जब तुम मेरे साथ यहाँ आ रहे थे तो ऐनी ने कितनी मोहब्बत और एतमाद से ये फ़ोन तुम्हें दिया था कि तुम इससे रब्ता करते रहो। जी हाँ, मैंने इसे इसीलिए अपने पास सामने रखा कि मेरे मुतालिक आपकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं सब से पहले इसे ही खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरी इंक्वायरी ख़त्म हो चुकी है, मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हूँ, तुम इससे रब्ता कर सकते हो। इसने मोबाइल फ़ोन को मेज़ से उठाया। ज़ीशान ने कहा, जस्ट ए मिनट, अब जबकि तुम्हें ऐनी के दिली जज्बात का एहसास हो चुका है तो तुम इससे क्या बात करोगे? मैं इसे अपने बारे में बताऊंगा कि आप मुझ पर किसी तरह का शुबा नहीं कर रहे हैं और शायद अब यहाँ से जाने की इजाज़त दे देंगे। वो जवाबन बहुत ही मोहब्बत से बोलेगी, फिर क्या करोगे? आप अपनी बहन को अच्छी तरह समझते हैं, वो बहुत हया वाली है, कभी खुलकर बात नहीं करेगी। अगर वो इशारे किनारे में कुछ कहेगी तो मैं इसे इशारों में अच्छी अच्छी बातें समझाऊंगा। आप मेरी तरफ से मुतमईन रखें, तुम्हारी तरफ से इत्मीनान है, इसलिए मैं ऐनी से रब्ते की इजाज़त दे रहा हूँ। पाशा ने मोबाइल के नंबर पंच किए, फिर इसे कान से लगाकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद फलक आफ्ताब की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं फलक आफ्ताब बोल रहा हूँ। इसने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं पाशा जानी बोल रहा हूँ, ऐनी से बात करना चाहता हूँ। क्या तुम ज़ीशान के दफ्तर में हो? जी हाँ, मैं इनके पास ही बैठा हूँ, ये मेरे सामने है। फ़ोन ज़ीशान को दो। पाशा ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके वालिद गुफ्तगू करना चाहते हैं। ज़ीशान ने फ़ोन लेकर कान से लगाया और कहा, हेलो डैडी, ऐनी कहाँ है? बेटा कुछ ना पूछो, इसने तो एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। अब क्या हो गया? फलक आफ्ताब इसे बताने लगा कि उरूज ने इसकी खातिर अपना घर छोड़ दिया है। वो भी घर छोड़ कर जाना चाहती थी। वकील अखलाक अहमद ने आके इसे रोक दिया। वो नए सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आया है और इस पर सख्त पाबंदी आयद कर रहा है। कहता है जब तक दुश्मनों को करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, इस वक्त तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। वकील अखलाक अहमद का ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त है, यही होना चाहिए। बेटा तुम
जानते हो कि इन्हीं कितनी ज़िद्दी हो। अपने कमरे में जाकर अपना पिस्तौल ले आई थी और इसने एक फायर भी किया था। फिर इस पिस्तौल को अपनी कनपट्टी से लगाकर कहने लगी, कोई इसका रास्ता रोकेगा तो वो अपनी जान दे देगी, खुदकशी कर लेगी। जीशान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो उरुज की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हुई हो जाती है। फिर क्या हुआ? क्या वो उरुज के पास गई है? नहीं बेटे, इत्तेफाकन इसका पाँव सीढ़ी पर लड़क गया। वो नीचे गिर पड़ी, बुरी तरह जख्मी हुई है। डॉक्टर को बुलाया गया था, जल्दी होश में आ गई थी, लेकिन वो डॉक्टर इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब वो गहरी नींद में डूबी हुई है। ठीक है डैडी, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। यहाँ जवाब के मामले से निमट कर जल्द घर आने की कोशिश करूँगा। इसने फ़ोन बंद करके मोबाइल पाशा को दिया, फिर इसे इन्हीं के बारे में तफसील बातें बताने लगा। पाशा ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, मैं कल से इन दोनों सहेलियों को देखता आ रहा हूँ। वाकई ये दोनों एक दूसरे की दीवानी है। खुदा का शुक्र है वो गहरी नींद में है। अब सुबह तक ऐसा करें कि वो बेघर होने के बाद उरूज की तरफ ना जाएं, बल्कि उरूज इसके पास आ जाए। जीशान ने ताइद में सर हिलाकर कहा, मैं यही करूँगा। इसका वकील अखलाक अहमद बहुत ही समझदार है। इसने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम किए हैं और हमें इन इंतज़ाम के मुताबिक अमल करना होगा। पाशा ने पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ, मगर कल सुबह से पहले इसे फ़ोन ना करना। इसे गहरी नींद सोने दो। जी हाँ, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। इतना जानता हूँ कि जब भी वह नींद से बेदार होगी तो मुझे फ़ोन ज़रूर करेगी। ये कहकर इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जीशान ने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई है। आइंदा भी मिलते रहोगे ना? यस सर, मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। वो इस दफ्तरी इमारत से बाहर आ गया। वहाँ इसकी टैक्सी खड़ी हुई थी तो टैक्सी से लगकर सोचने लगा, रात के 11 बज रहे हैं, क्या उरुज सो गई होगी? मैंने इसके सामने इसके बाग की संगीली वाले बेहसी का जिक्र किया था और इसे शर्मिंदा किया था। वो शर्म से सर नहीं उठा रही थी और मैं चला आया था। मेरे यूँ चले आने का रद्दमल क्या हुआ होगा? क्या इसके दिल ने इसे तड़पाया होगा? इसने तड़प कर मुझे पुकारा होगा। इसने मोबाइल फ़ोन को देखा, फिर बड़े प्यार से इसे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि गाड़ी पेट्रोल से चलती हो। इसने मोबाइल फ़ोन को देखा, फिर बड़े प्यार से इसे सहलाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें पुकारता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि गाड़ी पेट्रोल से चलती हो, बाज़ औक़ात रिवाल्वर के ज़रिए ज़ोर पर भी चलती है। इस वक्त दुर्दाना बेगम के सर से रिवाल्वर की नाल लगी हुई थी और वो गाड़ी चलाई जा रही थी। वो अपने बेटे को कानून की गिरफ्त से रिहाई दिलाने के लिए भाग दौड़ में लगी हुई थी। ऐसे वक्त खुद ही एक नागानी मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि पीछे कौन है और इसे कहाँ ले जा रहा है। वो रास्ता बताते जाता रहा। वो रास्ता बताता जा रहा था। वो चलती जा रही थी। फिर वो एक महल नुमा कुटी के बड़े आयनी गेट के सामने पहुंच गई। इस गेट के एक तरफ पीतल की चमकदार नीम प्लेट थी और इस पर लिखा हुआ था, शहबाज दुर्रानी। इसने गेट के सामने गाड़ी रोकी। 2 मुसल्लह गार्ड तेज़ी से चलते हुए आए और कार के अंदर झांकते हुए कहने लगे, कौन हो तुम? पिछली सीट से एक शख्स ने उभरते हुए कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। फ़ौरन इसके हुक्म की तामील की गई। बड़ा सा आयनी गेट खुलता चला गया और इसके पीछे बहुत दूर तक वसी और अरीज़ बागीचे के साथ एक जगमगाती हुई कोठी दिखाई देने लगी। अंदर दूर तक मुसल्लह गार्ड्स अलर्ट खड़े हुए थे। वो ड्राइवर करती हुई पोर्च में आकर रुक गई। एक मुसल्लह गार्ड ने आकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। जब वो बाहर निकला तो इसका एक बाजू और लिबास खून से तर था। इसके पर्सनल सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई, फिर चीख कर बोली, फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करो। वो अपने ज़ख़म बाजू को थाम कर बोला, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, गोली मेरे बाजू में घुसी हुई है, मैं इसे निकाल लूँगा, ऑपरेशन का सामान निकालो। सेक्रेटरी ने इसे परेशान होकर देखा। वो जानती थी कि इसका बास
किस कदर ज़िद्दी है। फिर भी इसने समझाने के लिए कहा, सर ये मुनासिब नहीं होगा, मैं किसी सर्जन को फ़ोन करती हूँ। यू शट अप, डू व्हाट आई से, हरी अप। वो पलट कर दौड़ती हुई कोठी के अंदर चली गई, वरना दुर्दाना अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी और हैरानी से शबा दुर्रानी को देख रही थी। हैरानी इस बात पर नहीं थी कि वो इस अधड़ उम्र का होने के बावजूद बहुत ही सेहतमंद और जानदार था। गोली बाजू में घुस गई थी। ऐसी हालत में बदन के अंदर आग सी लगी होती है। इसे तकलीफ़ के बाद कम से कम कराना चाहिए था, लेकिन वो दूसरे हाथ से ज़ख्मी बाजू को थाम कर तन कर खड़ा हुआ था और वहाँ से जाना ही चाहता था। तब दुर्दाना ने मुखातिब किया, शहबाज। वो जाते जाते रुक गया, पलट कर इसे देखते हुए बोला, ओ गॉड दुर्दाना, ये तुम हो? दुर्दाना ने फ़ौरन ही करीब आकर इसे थाम कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ से ज़ख्मी होकर आ रहे हो? अंदर चलो। वो इसके साथ अंदर आई। एक कमरे में इजी चेयर के पास एक सेंट्रल टेबल पर ऑपरेशन का तमाम सामान लाकर रखा जा रहा था। फौरी तिब्बी इमदाद का एक बड़ा सा बैग भी रखा हुआ था और दुर्दाना के साथ चलता हुआ आकर इस इजी चेयर पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। दुर्दाना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर पूछा, तुम्हारा काबिल एतमाद डॉक्टर कौन है? इसका नंबर बताओ। वो सख्त लहजे में बोला, मैं कह चुका हूँ, खुद गोली निकाल लूँगा, मैं इतना बुज़दिल और कमज़ोर नहीं हूँ। वो गुस्से से बोली, बकवास मत करो। ये ऐसे तौहीन आमेज़ अल्फाज थे कि वो लेडी सेक्रेटरी और तमाम सिक्योरिटी गार्ड अपने बॉस की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी गन का रुख इसकी तरफ किया। दूसरे ही लम्हे में इसे गोलियों से भून कर रख देते। शहबाज दुर्रानी ने फ़ौरन एक हाथ उठाते हुए कहा, नो, लेट डाउन योर गन एंड सल्यूट हर। फ़ौरन ही हुक्म की तामील की गई। उन्होंने अपनी गन नीचे करके दुर्दाना को सल्यूट किया। इसने इसे हैरत से देखा। फिर शहबाज दुर्रानी ने से कहा, तुम इतनी ताकत और इतना रुआब दबदबा रखते हो, फिर भी खुदकशी करना चाहते हो? मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही दिलेर और सख्त जान हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ख़तरे से ख्वाह खेलते रहो। अभी तुम गोली निकाल लोगे, लेकिन इसके बाद खून की ज़रूरत होगी। तुम्हें खून देने के इंतज़ाम करने होंगे। ये कैसे होगा? फिर वो सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए बोली, फ़ौरन किसी सर्जन को फ़ोन करो, ऐसा जो काबिल एतमाद हो। लेडी सेक्रेटरी ने शहबाज की तरफ देखा। वो बोला, ये तुम सबकी मैडम है, इनके हर हुक्म की तामील की जाए। सेक्रेटरी ने फ़ौरन ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए डॉक्टर से रब्ता किया और इसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। दुर्दाना ने इसके पास घुटने टेक कर बैठ गई। वो बोला, डॉक्टर के आने तक मुझे गोली तो निकाल लेने दो, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं आग और खून से खेलता रहता हूँ। गोली निकलने के बाद खून बहता रहेगा तो मैं आर्जी तौर पर इसे रोकना जानता हूँ। फिर डॉक्टर आकर मुझे अस्पताल मुझे संभाल लेगा। दुर्दाना देख रही थी। वो वाकई बहुत तकलीफ़ में मुब्तला था, लेकिन बड़े सब्र और जबर से तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था। इसने कहा, ठीक है, तुम गोली निकालो। इसने खैंची उठाकर अपनी आस्तीन को काटा, फिर आस्तीन को फाड़ कर अलग कर दिया। बाजू के जिस हिस्से पर गोली लगी हुई थी वो हिस्सा सूज गया था। इसने चाकू लेकर इस हिस्से को काटा, फिर तकलीफ़ से कराने लगा। इसने चाकू से इसी हद तक जगह बनाई कि गोली बाहर निकल सके। फिर वो एक चिमटा नुमा आला लेकर इसके ज़रिए गोली बाहर निकालने लगा। दुर्दाना और लेडी सेक्रेटरी ने आंखें बंद कर ली। शहबाज दुर्रानी की एक हल्की सी चीख निकल गई। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो गोली निकल चुकी थी। इसकी आंखें तकलीफ़ की शिद्दत से बंद हो रही थी, जैसे वो बेहोश होने वाला हो। इसके बावजूद ऐसा शख्स जान ऐसा दिलेर था कि इस ज़ख़म पर मरहम लगाकर पट्टी बांध रहा था। इसका ख़ास भरोसे वाला डॉक्टर कोठी के एक हिस्से में रहता था। वो फ़ौरन ही हाजिर हो गया। फिर इसकी मरहम पट्टी करने लगा, तकलीफ़ कम करने के लिए इंजेक्शन लगाने लगा। इसकी आंखें बंद हो गई। तुम्हें शायद बेहोश हो गया था या गहरी नींद में डूब गया था। इसके मुलाजिम एक स्ट्रेचर लेकर आए, इसे इस पर डालकर बेडरूम में ले गए। फिर इसे बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया गया। वो गहरी नींद में था। दुर्दाना इसके बेडरूम में आई, इसे देखती रही।
इसके घरेलू मुलाजिम भी हमेशा मुसल्ला रहते थे। वो सोच रही थी पता नहीं है शहबाज दुरानी क्या से क्या हो गया है। जब वो मुलाजिम चले गए तो इसने लेडी सेक्रेटरी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इसने कहा मेरा नाम समीना है। अब बास को यहाँ आराम से सोने दें, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, मैं इसी कमरे में रहूँगी। वो परेशान होकर कभी इसे और कभी अपने बास को देखने लगी। दुर्दाना ने कहा क्या तुम्हें याद नहीं है शहबाज ने क्या कहा था? मेरे हर हुक्म की तामील की जाए और मेरा हुक्म है तुम यहाँ से चले जाओ। समीना के चेहरे से पता चल रहा था जैसे वो हुक्म मानना नहीं चाहती, अपने बास को इसके पास तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो मजबूर थी। दुर्दाना ने कहा क्या तुमने सुना नहीं, जाओ यहाँ से। वो पलट कर तेज़ी से चलती हुई कमरे से बाहर चले गई। दुर्दाना ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, फिर आहिस्ता से चलती हुई बेड के करीब आई। शहबाज दुरानी को तवज्जो से देखने लगी, बेड के सरे पर बैठकर सोचने लगी। जब वो 14 बरस की थी तब शहबाज इसकी ज़िंदगी में आया था। वो 18 बरस का था। इसे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था और वो सियासत से भी दिलचस्पी रखता था। इतना ज़हीन था कि 16 बरस की उम्र में जब इसने बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया तो सूबे भर में अव्वल आया था। वो इस वक्त सियासतदानों के साथ रहता था, इनकी खिदमत करता था और इनसे फ़ायदे उठाना था। एक सियासतदान अनाड़ी था, दौलत के और ताकत के बल पर असेंबली पहुंच गया था। वो शहबाज दुरानी के मशवरों पर अमल करता था और इस तरह अमल करते करते एक सूबे का वज़ीर बन गया था। इस वज़ीर ने इसे हुकूमती अखराजात पर आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया था। शहबाज दुरानी मुल्क से बाहर लंदन पहुंचते ही हाथ पांव चलाने लगा, सियासी चालें चलने लगा। वो इब्तदाई से अपने मुल्क के तमाम सियासतदानों की कमज़ोरियाँ मालूम करता रहता था और सबूत भी हासिल करता रहता था। लंदन पहुंचकर इसने हाथ पांव फैलाने शुरू किए। वहाँ से वो वाशिंगटन पहुंच गया। वो इस कदर खूबरू और पुरकशिश था कि वाशिंगटन की सियासत इन दोनों की बेगमात इसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। अपने शोहर सियासतदानों के ज़रिए रफ्ता रफ्ता इसे इस मंजिल तक पहुंचा रही थी जहां तक वो पहुंचना चाहता था। 12 बरस के तवील जद्दोजहद के बाद वो अमेरिकी CIA के चीफ की आंखों का तारा बन गया। CIA, FBI और अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसरान के मुत्तफ़क़ा राय थी कि ये जवान काबिल एतमाद है और इनके लिए पाकिस्तान में रहकर खुफिया हाथ के तौर पर काम कर सकता है। वो 32 बरस की उम्र में अमेरिकी खुफिया एजेंट की हैसियत से पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ रहकर वो एक सियासतदान और फ़ौज के एक आला अफसर की पूरी हिस्ट्री मालूम करता रहता था, इनके मिजाज को और इनके पॉलिसियों को समझता रहता था। ख़ास तौर पर ये अहम मालूमात हासिल करता रहता था कि इनमें से कौन अमेरिका का वफ़ादार रह सकता है और कौन किस वक्त गद्दारी कर सकता है। मुख्तसर ये कि वो पाकिस्तान में अमेरिका का एक काबिल एतमाद खुफिया हाथ बन गया था। ये शहबाज दुर्रानी की मुख्तसर सी हिस्ट्री थी। दुर्दाना ये नहीं जानती थी कि शहबाज इससे जुदा हो जाने के बाद क्या करता रहा है और किन मराहल से गुज़रता हुआ आज ऐसी शाहाना ज़िंदगी की गुजार रहा है कि इसके अदना मुलाजिम भी मुसल्ला रहते हैं और वो इसकी क़ुव्वत और ज़र आमदनी को नहीं जानती थी। जब वो 9वीं जमात की तालिबा थी तब शहबाज इसकी ज़िंदगी में आया था। वो इसे देखते ही इस पर फरिश्ता हो गई थी। शहबाज ने दूसरे मुलाकात पर कहा मैं लड़कियों से दूर भागता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती। ना जाने तुम्हारे अंदर क्या बात है कि मैं बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। यह सुनते ही वो इसकी तरफ खींची चली आई। वो ऐसा खदावर पहाड़ जैसा था कि इसके बाजू में छुप कर वो तमाम दुनिया वालों की नज़रों से गुम हो जाती थी, इसकी पनाह में आकर ख़ुद को भी भूल जाती थी। वो एक बरस बाद बोली मुझसे शादी कर लो। वो बोला तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, लेकिन अभी नहीं। मेरे अज़ाइम बहुत बुलंद हैं। तुम अपने इरादों के मुताबिक जो करना चाहते हो वो शादी के बाद भी तो हो सकता है। नहीं, शादी के बाद इंसान बहुत झमेलों में
उलझ जाता है और मैं अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहता। आगे चलकर तुम मेरी कमज़ोरी बनती चली जाओगी। मैं इन बातों को अच्छी तरह समझता हूँ, लिहाजा मेरा इंतज़ार कर सकती हो तो करो। 5 बरस, 10 बरस, जितना भी अरसा गुजरता है गुजरने दो। इसने सोचती हुई नज़रों से शहबाज को देखा, फिर कहा, मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। शादी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डालूंगी। मुझे अपने नाम के करके चाहे किसी भी जगह छोड़ दो, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। बस कभी कभी मुझसे मिलते रहना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। सॉरी दुर्दाना, मैं कह चुका हूँ मेरी परवाज़ बहुत ऊंची है। मेरा नशेमंद तुम्हारा हो सकता सुलगता हुआ बदन नहीं है। मैं खसरा सुल्तानी के गुंबद पर पहुंचना चाहता हूं और एक दिन पहुंच कर रहूँगा। दुर्दाना ने वायदा किया था कि वो कोशिश करेगी, चाहे कितने ही बरस गुजर जाए इसका इंतज़ार करती रहेगी, मगर ऐसा ना हो सका। इसके वालिदैन ने मजबूर किया तो इसे शादी करनी पड़ गई। इसके अज़ाइम भी बुलंद थे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद घराने में ब्याह कर जाना चाहती थी। जिससे इसकी शादी हुई वो एक अमीर कबीर शख्स था, लेकिन जव्वाद की पैदाइश के बाद ही इसे बेवगी का दाग दे गया और अपनी तमाम दौलत और जायदाद इसके लिए, अपने बेटे के लिए छोड़ गया। दुर्दाना ने कई बरस तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन फिर दौलत की हवस ने मजबूर किया तो इसने फलक सिकंदर रया से शादी कर ली। वो एक बेटी का बाप था। दुर्दाना ने सोचा कि फलक सिकंदर को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखने के लिए इसकी बेटी पर भरपूर ममता निछावर करना होगी। वो जानती थी कि ऐसा करने से दूध भी हासिल होगा और मलाई भी। ऐसी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते वक्त इंसान अपने मुक़द्दर को भूल जाता है। ये याद नहीं रखता कि जो मुझे मंजूर होता है वही आगे चलकर इसके सामने आता है। फिर आगे चल कर जो कुछ हुआ वो आज दुर्दाना के सामने था। वो अपनी और शहबाज की उम्र का हिसाब करने लगी। वो 25 बरस की उम्र में मिला था, वो 14 बरस की उम्र में मिला था और 1 बरस बाद ही बिछड़ गया था। 16 बरस की उम्र में इसकी शादी हो गई। 1 बरस बाद जवाद पैदा हो गया। फिर इसके 2 बरस बाद वो बेवा हो गई। बेवगी के 7 बरस गुजारने के बाद, यानी जब वो 25 बरस की हुई, तो इसने फलक सिकंदर रया से शादी कर ली। दूसरी शादी के 5 बरस बाद दोबारा बेवा हो गई और अब वो पूरे 40 बरस की थी। इस हिसाब से शहबाज दुरानी 44 बरस का था। इसने शहबाज दुरानी को देखा, वो आज भी मजबूत चट्टान की तरह था। इसे गुजरे हुए दिन याद आ गए तो यूँ लगा जैसे खिल्ली की बात हो। बिस्तर सोने के लिए होता है, मगर इसके इस आशिक दिलदार ने इसे एक बिस्तर पर ऐसे बचपन की नींद से जगाया था और ऐसा जगाया था कि वो आज तक गैर शौरी तौर पर इसके लिए जाग रही थी। और जागते जागते भटकते भटकते आज एक बार फिर इस बिस्तर के सराय पर पहुंच गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वो बेड से उतरकर दरवाजे के पास आई, फिर बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, डॉक्टर। इसने दरवाज़ा खोल दिया। डॉक्टर ने कहा, मैंने बास को ब्लड देने के इंतज़ाम किए हैं। इसके पीछे एक असिस्टेंट था, इसके पास खून की बोतल और दूसरा ज़रूरी सामान था। वो एक तरफ हट गई, वो कमरे के अंदर आ गए। इनके पीछे लेडी सेक्रेटरी तमीना थी। वो बोली, मैडम, मैं आपसे खाने के लिए पूछना चाहती थी, लेकिन आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। आप मेरे साथ किचन में आना चाहेंगी या ड्राइंग रूम में जाना चाहेंगी? इस वक्त दुर्दाना पर दूसरे जज्बात हावी थे। एक तो ये कि बरसों का बिछड़ा हुआ महबूब मिल गया था और इसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत ही दौलतमंद, ताकतवर, ना जाने क्या क्या बन चुका है। दूसरी तरफ बेटे के लिए जज्बात हावी थे कि वो हवालात में है और जीशन ना जाने इसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। भूख तो लग रही थी, मगर खाने को जी नहीं चाह रहा था। इसने तमीना को देखकर कहा, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। मैडम, अगर मैंने आपकी खातिरदारी ना की तो बाद मुझे सज़ा भी देंगे और मुलाजिमत से भी निकाल देंगे। प्लीज़ मैडम, चाहे ज़रा सा ही सही, लेकिन कुछ खा लें। दुर्दाना ने सोचा, इस लेडी सेक्रेटरी से शहबाज के बारे में कुछ मालूम करना चाहिए। इसने ज़रा सोचने के बाद मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, हम किचन में चलते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट में मसरूफ़ थे। वो दोनों किचन में आ गई। वहाँ एक छोटी सी मेज़ थी। वो दोनों ही इसके अतराफ आकर बैठ गई। तमीना ने
समीना ने खानसामा को हुक्म दिया कि वो खाना गर्म करके ले आए। वो हुक्म की तामील करने लगा। इसने दुर्दाना की तरफ झुककर कहा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपका नाम दुर्दाना है? वो चौंक कर बोली, तुम कैसे जानती हो? इसने गहरी सांस ली, फिर कहा, आज बास के रवैये से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप दुर्दाना ही हो सकती हैं। पता है, वो मुझे तना समीना नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? वो मुझे दुर्दाना कहकर मुखातिब करते हैं। इन्हें यही नाम पसंद है। मुझसे पहले जो सेक्रेटरी थी, बाज़ इसे भी दुर्दाना कहते थे। दुर्दाना सुन रही थी, खुश हो रही थी। दिल शहबाज के लिए मोहब्बत से भर गया था। इसने टटोलती हुई नज़रों से इसे देखा, फिर पूछा, बाज़ तो तुम पर भी बहुत मेहरबान होंगे। वो बहुत सख्त और उसूल पसंद इंसान है। सिर्फ काम की बातें करते हैं। कोई गैर ज़रूरी बात की जाए तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते। ऐसे शख्स को सज़ा के तौर पर जाब से निकाल देते हैं या फिर एक उल्टा हाथ रसीद कर देते हैं। फिर वो ज़रा सर झुका कर बोली, एक बार मैं भी मार खा चुकी हूँ। आप बहुत खुशनसीब हैं। दुर्दाना ने एक ज़रा झुक कर चेक कर पूछा, वो कैसे? वो इसे देखते हुए बोली, बाज़ बहुत ही पत्थर दिल हैं। कभी किसी औरत की तरफ नहीं झुकते। कोई हसीन से हसीन औरत भी इनके सामने चली आए तो वह ऐसे ना मुंह फेर लेते हैं जैसे इस पर थूक कर गुजर रहे हों। दुर्दाना ने खुशी से खिल रही थी। ये सोचकर फ़ख्र कर रही थी कि शहबाज दुर्रानी जैसा शहज़ो जवां मर्द सिर्फ इसका है। बरसों की तवील जुदाई के बावजूद इसने किसी दूसरी औरत को कभी हाथ नहीं लगाया। सिर्फ इसका इंतज़ार करता रहा और इसे इंतज़ार करता रहा कि जो लड़की इसके करीब आई तो इसने इसे दुर्दाना कहकर मुखातिब किया। इतनी बड़ी दुनिया में कोई औरत तो क्या, किसी औरत का नाम भी इसे पसंद नहीं आया था। अगर पसंद था तो सिर्फ एक नाम, और वो था दुर्दाना। इसने पूछा, बास करते क्या हैं? खानसामा खाना लगा चुका था। समीना ने एक डिश इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सच पूछते तो मैं खुद नहीं जानती कि वो क्या करते हैं। तुम इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। बस इसी हद तक मालूम है कि बड़े बड़े मशहूर और मारूफ मुल्की गैर मुल्की सियासतदानों से इनके ताल्लुकात हैं। दिन रात इनके फ़ोन आते रहते हैं या फिर ये फ़ोन करते हैं। वो एक गिलास में पानी उंडलते हुए बोली, कभी तुम भी तो फ़ोन का अटेंड करती होगी। तैमीना ने एक लुक़मा चबाने के बाद इसे हलक से उतारते हुए कहा, हाँ फ़ोन मैं ही अटेंड करती हूँ। फिर वेलकम करने के बाद बास की तरफ बढ़ा देती हूँ। कोठी के अंदर और बाहर मुसल्लह अफराद की फ़ौज है। कहाँ तुम्हारे बास को इतनी तादाद में मुसल्लह अफराद रखने की कानूनी इजाज़त है? मैंने कहा ना, बास के ताल्लुकात बहुत वसी हैं। इस्लामाबाद तो कोई चीज़ ही नहीं है। वाशिंगटन से इनकी कालें आती रहती हैं। दुर्दाना बेगम ने अपने बेटे के बारे में सोचा, फिर पूछा, क्या बास की पहुँच पुलिस के शुबे तक है? तैमीना ने हैरत से कहा, पुलिस का शुबा क्या चीज़ है? वो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम ऑफिसरान का जहाँ चाहे तबादला कर सकते हैं, जिसकी चाहे वर्दी उतार सकते हैं। वो दोनों खाने से फारिग होकर किचन से बाहर आए। डॉक्टर और इनका असिस्टेंट शहबाज दुर्रानी के कमरे से बाहर आ रहा था। इसने समीना को देखकर कहा, मैं समीना, हमारे बाज़ दुनिया के अजीब व गरीब इंसान है। इन्हें कांटों पर चलाओ तो शौक़ से चलेंगे, अंगारों पर लिटाओ तो लेट जाएंगे। मैं डॉक्टर होकर ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई गोली इसे जिस्म में पेवस्त होने वाली गोली को खुद अपने हाथों से निकाल सकता है। दुर्दाना ने डॉक्टर को देखा। तैमीना ने कहा, हमें अपने बास पर नाज है। बाई दी वे, अब वो कैसे हैं? सो रहे होंगे। लीजिए, आइंदा यहाँ पर रोक रहा हूँ। ये सिलसिला जारी रहेगा, समाप्त फरमाते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कहानी को कंटिन्यू देखिए, बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है।